नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लगातार ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। तकरीबन 150 से ज्यादा फैसले अब तक यानी कि पिछले 2 हफ्तों में मुख्यमंत्री की ओर से लिए जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या 22 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे योगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले हमने देखा था कट्टर हिंदुत्ववादी उनकी छवि रही थी, लेकिन उसको बदलने की कोशिश मुख्यमंत्री बनते ही आदित्यनाथ योगी ने शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी जो मुस्लिम समुदाय है उनके मन में ऊहापोह की स्थिति है मुख्यमंत्री को लेकर। उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या तकरीबन 4 करोड़ है, यानी कि 19% मुसलमानों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन क्या ऐसा करेंगे भी? क्या उनकी एक्शन में भी ये दिखेगा? और इसी पर बड़ी बहस हम करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है, तो इनसे हम चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन उसके पहले बड़ी बातों को जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अखिलेश आनंद का। अखिलेश। शुक्रिया चित्रा। अपने दर्शकों को बता दें कि आज से ठीक 2 हफ्ते पहले सीएम चुने गए थे योगी। इस दौरान ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले लिए, एक्शन में लगातार नजर आए योगी। जो बड़ी बातें उस पर नजर डालिए। जिस तरीके से योगी ने फैसले लिए हैं उससे जुड़ी जो बड़ी बात है, जो बड़ी खबर देखने को मिली वो ये आपको बता दें। महत्वपूर्ण सबसे ये रहा, गोमती रिवर घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए। जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसकी जांच होगी। अखिलेश के जमाने में जारी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया सीएम योगी की तरफ से। 25 सितंबर 2018 तक हर गांव में बिजली का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भूमाफिया पर नकेल के लिए एंटी लैंड स्क्वाड का गठन, यह एक बहुत बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला। इसके अलावा किसानों से 100% गेहूं खरीदने का काम भी शुरू किया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों के लिहाज से यह फैसला। इसके अलावा बायोलॉजी पेपर लीक मामले में 5 शिक्षकों पर केस, यानी कि पूरी तरीके से सरकार एक्शन में है। समर्थक नन्हे के परिवार से बात की गई, इंसाफ का भरोसा दिया गया। जो घटना घटी थी उसे लेकर सीएम योगी की तरफ से बदायूं लड़की बदसलूकी मामले में दारोगा सस्पेंड किए गए। यानी पुलिस और प्रशासन पर भी लगातार नकेल कस रही है योगी सरकार। कुल मिलाकर जो पहला वाक्य मैंने कहा था चित्रा कि पूरी तरह से एक्शन में है योगी सरकार। पूरी तरह से एक्शन में तो है योगी सरकार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आप 22 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही, अपनी जो छवि रही है चुनावों के पहले उनकी, यानी कि सरकार बनाने के पहले, उसको कैसे तोड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों के मन में जो भय है उसको वो दूर कर पाएंगे? 4 करोड़ जनसंख्या का क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे। न्यूज रूम से हम शुरुआत। लोकतंत्र में कहीं भी ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव है क्योंकि हम विपक्ष के हैं, इस प्रकार की स्थिति न होने पाए। हम लोग इस बात के लिए मैं पूरी मजबूती के साथ पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार इस दृष्टि से आपके मार्गदर्शन में कहीं भी इस प्रकार की बातों को सामने नहीं आने देगी। यूपी में गद्दी संभालते ही सीएम आदित्यनाथ योगी ने साफ कर दिया कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए कहा क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल उठा है। चूंकि उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है, ऐसे में उनके विरोधियों ने पहली शंका यही जताई। आदित्यनाथ के सीएम बनते ही सबसे पहला सवाल यही उठा कि यूपी में मुस्लिम समुदाय बीजेपी से क्या उम्मीद रखे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल में उन्होंने मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहसिन रजा को शामिल किया। मुस्लिम समुदाय का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में 19% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यानी कि 22 करोड़ की जनसंख्या में करीब 4 करोड़ मुस्लिम हैं। ऐसे में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समुदाय की चिंताएं दूर करने के लिए कई बार कोशिश करते दिखे। हम सबको तय करना होगा कि वास्तव में सांप्रदायिक कौन है। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप रखते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण सही बिठाना भी बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी के हारने के बाद ये सवाल उठा कि क्या अब यादवों से भेदभाव होगा। इन सब चिंताओं के बीच आदित्यनाथ योगी सरकार पिछले 2 हफ्तों में पूरे एक्शन में दिखी।
उनकी सरकार ने धड़ाधड़ 150 से ज्यादा फैसले ले लिए हैं। खास तौर पर बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन पर वो अमल करते हुए भी दिखी। यूपी में अवैध बूचड़ खानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। 19 मार्च को सरकार बनने के अगले दिन से ही यूपी में एंटी रोमियो दल हरकत में आ गया है। यूपी में 15 जून तक गड्ढे भरने की डेडलाइन दी गई है। सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा खाने पर बैन लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर शुक्रवार को थानों में सफाई का निर्देश जारी किया है। यूपी में अखिलेश यादव की फोटो वाले राशन कार्ड की जगह नए स्मार्ट कार्ड बनाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आदित्यनाथ योगी ने कई बार कहा है कि वो किसी एक धर्म या जाति के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हैं। वो सबके विकास की बात करते हैं। अब देखना ये है कि आदित्यनाथ योगी सरकार अपने वादे पर पूरा उतरती है या नहीं। इतने प्रचंड बहुमत के बाद उम्मीद भी यही की जा रही है मुख्यमंत्री से कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहा नहीं जाएगा, किया भी जाएगा। और इसी वजह से पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे मेरा, जो बातें कही जा रही हैं मुख्यमंत्री की ओर से पूरी की भी जाएंगी? जो 4 करोड़ मुस्लिम समुदाय है उसके मन में भरोसा जगा पाएंगे आप? देखिए, हमें जिस प्रकार का बहुमत मिला है वह अपने आप में इस बात की ओर संकेत देता है कि जनता के सभी वर्गों ने कहीं न कहीं हमारे में विश्वास व्यक्त किया, वरना इतना प्रचंड बहुमत संभव नहीं था। जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ तो चलेगी, परंतु सभी को न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं, सभी को साथ, पक्षपात किसी का नहीं। तो जो पूर्ववर्ती पार्टियां थीं जो एक या दो वर्ग, एक या दो जाति, एक या दो समुदाय के आधार पर राजनीति करती, उस युग का अंत हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री को तो अपनी छवि से भी लड़ना होगा ना। उनके पहले के बयान को देखें और बाद में एक्शन को देखें, उसमें तालमेल वो कैसे बिठाएंगे, कैसे अपनी पुरानी छवि को तोड़ेंगे वो? नहीं, देखिए, छवि की इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो हमेशा स्पष्टता से, दृढ़ता के साथ कहने वाले व्यक्ति रहे हैं। और उन्होंने जो भी विषय कहे उनमें से तो किसी में उन्होंने परिवर्तन किया नहीं है। मान लीजिए कोई भी विषय रहा हो, मगर आज जो वो बात कह रहे हैं कि उन सारे विषयों के साथ भी वो सबको विश्वास में लेके, एक बात समझ लीजिए, बाकी दल मुस्लिम समुदाय में भय पैदा करके उनका वोट पाना चाहते हैं। हम मुस्लिम समुदाय में विश्वास पैदा करके। इशारा आपकी कांग्रेस की ओर भी है। आप लोगों ने डर पैदा किया, अब उस डर को खत्म करने का काम करेंगे आदित्यनाथ योगी? देखिए, कांग्रेस ने डर पैदा किया, ये कहना मैं समझती हूँ इस देश के साथ सबसे बड़ा मजाक होगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से हर नागरिक को साथ लेके चलने में विश्वास रखती है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, और इसीलिए सब तबका कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। मुख्यमंत्री का जो एक्शन है, आपको लग रहा है कि सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता है और उसमें वो कामयाब भी होंगे, जैसा कि पिछले 2 हफ्तों में हम देख भी रहे हैं? देखिए, अभी तो केवल और केवल लिप सर्विस हुई है, अभी हमें एक्शन देखना हमारा बाकी है। और जहाँ तक सबके साथ सबके विकास की बात है, तो जो दया शंकर जिसने बहन जी मायावती जी पे इतनी अभद्र टिप्पणी की थी, उनको चुनाव के समय तो आप निकाल देते हैं, चुनाव के बाद जीतने के बाद फिर पार्टी में ले लेते, तो उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी। कुल मिला के अभी तो ये एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। और अभी योगी या आदित्यनाथ जी को खुद की इमेज, जो खुद के जो वचन थे पुराने, जो वो बोला करते थे, जो सांप्रदायिक जहर उगला करते थे, उस मोल्ड से निकलने में उसकी ज़रूरत है, प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने भी मुसलमानों को डराया, जैसा कि सुधांशु जी बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने डराने का काम किया है और अब उस डर को भगाने का काम आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री करेंगे उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है कि सुधांशु जी जब ये बात कह रहे थे तो वो शायद अपने नेताओं के दिए गए स्टेटमेंट्स को भूल गए थे। जिन नेताओं ने कहा कि मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, जिन नेताओं ने कहा कि राम जादव या कौन से जादव की सरकार बनेगी, तो इस सब बात को कहने से पहले सुधांशु जी अपने नेताओं के बयान भी याद कर लेते तो अच्छा रहता। जहाँ तक योगी जी की बात है, मैं समझता हूँ कि एक्शन में ज़रूर है। 2 हफ्तों में वाकई में बहुत सारे फैसले लिए हैं। आपकी सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए थे, बहुत सारे रद्द भी किए गए, जांच के आदेश भी दिए गए। देखिए, ये एक दिखावा है। जांच लगातार आप कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। अरे भैया, आपकी सरकार है, किसने रोका है? रिवर फ्रंट में घोटाला भी किया आप लोगों ने, इस तरह के आरोप लगे। रिवर फ्रंट का नहीं, रिवर फ्रंट तो आप एक बता रही हैं। उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेसवे बनाया उस पर भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो आजम खान साहब पर, उस पर भी दिक्कत है। तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप इसमें आप मीडिया में बने रहने के लिए, मतलब जांच के लिए आप तैयार? कराइए
कराइए ना जांच, सरकार आपकी, आपको कौन रोक सकता है इस समय पर सिर्फ कहने के लिए मत करिए, करने के लिए करिए। आप देखिए योगी जी ने जो लगातार फैसले लिए, इंप्लीमेंटेशन पे क्या है। लेकिन एक्शन में तो दिख रहे हैं ना, 2 हफ्तों में तो बहुत सारे निर्णय उनकी ओर से लिए गए। एक छोटी सी बात बताइए, एंटी रोमियो स्क्वाड आया, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई स्टेप अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है तो हम उसके साथ हैं। पर इंप्लीमेंटेशन में देखा गया कि पति पत्नी जा रहे हैं, उनसे मैरिज सर्टिफिकेट मांग लिया जा रहा है। नहीं। फिर मुख्यमंत्री ने इस बात को क्लैरिफाई भी किया था। देखिए, गोरखपुर में भी उन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी अगर 2 लोग आपसी सहमति से कहीं जा रहे हैं तो उनको नहीं टोका जाए। कल की शाहजहांपुर की घटना है, एक युवक और युवती साथ जा रहे थे, लड़के का सर मुंडवा दिया गया है उस मामले में, चाहे तो आप सुधांशु जी से पूछ लीजिए। चलिए, इसका मैं जवाब दूंगी और इस तरह से होना भी नहीं चाहिए, 2 लोग अगर सहमति से कहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले राजकिशोर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमने एक भी बार नहीं देखा कोई भी एक ऐसा शब्द, जो इतने सारे भाषण मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए ना, उन्होंने हिंदुत्व का जिक्र किया, बार बार वो सबके विकास पर जोर दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि खुद को बदलने के साथ उत्तर प्रदेश को बदलने की बात जो कही जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से, उसमें वो सफल होंगे? देखिए, जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने, उसके बाद हमारी बात भी हुई थी एबीपी न्यूज़ की, तो उस समय जो बात उन्होंने कही थी उसमें सीधी सी बातें कही गई कि देखिए, पब्लिक को बस परेशान न किया जाए, उसको सुरक्षित महसूस करने दिया जाए और बाकी ज़बरदस्ती किसी को छेड़ा ना जाए, बाकी काम अपने आप हो जाते हैं। और आप देखिए कि मैसेज की जहाँ तक बात है तो वो अभी तक सकारात्मक है, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि सबको साथ लेने की, कई बार होता क्या है कि योगी की जो पूर्व छवि है इतनी आक्रामक है और बहुत कट्टर है, तो उस वजह से संदेश कुछ एक वर्ग में ऐसा जाता है कि कहीं वो ऐसा कुछ ना करें। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि जब वो आए, वो संसद में वहाँ पर जाने से पहले जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, तो एक सबका साथ सबका विकास की जो लाइन नरेंद्र मोदी ने ली थी उसी को लिया है। और एक बात और है, मैं देखता हूं जो 2014 में 26 मई को शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शासन चलाने की कोशिश की थी और जो संदेश दिया था, ये उसी का रिप्लिका है। आप ये कह रहे हैं कि उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिस पर नरेंद्र मोदी चले? जी हाँ, चूंकि मोदी के बाद योगी योगी हुआ था, तो भले ही कुछ लोग उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की बात करें, लेकिन वास्तव में जो रोल मॉडल, जो एक मॉडल तैयार किया गया था ऊपर से, उसी को वहां पर वो इम्प्लीमेंट करते दिखाई पड़े। हाँ, ये नियत अच्छी हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो, 2 चीजों में बहुत फर्क होता है। ये देखना होगा कि वो अपने लोगों को कैसे रोक पाते हैं, जो कि उन्होंने गोरखपुर में जाने के बाद कहा था, कहीं जोश में होश ना खो बैठे। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं अपने ही जो है अपने दामन में आग ना लगा बैठे। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और प्रधानमंत्री को भी हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि सरकार बहुमत से बनती जरूर है लेकिन चलती वो सर्वमत से है। तो क्या उसी राह पर चलने की ये कोशिश है आदित्यनाथ की? रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ वरिष्ठ वकील वहां पर बैठी हुई हैं। 2 हफ्तों का कामकाज कैसा लगा आदित्यनाथ योगी का? देखिए, शुरुआत है और किसी को भी समय दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल को बिलोंग करता है। और मैं एक वकील होने के नाते किसी का भी पक्ष नहीं लेती हूँ और एक तरह से बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ अपनी सोच विचार में भी। तो ना तो मैं किसी योगी से प्रभावित होती हूँ, ना किसी मोदी से, ना किसी कांग्रेस से, ना किसी। काम कैसा लगा? काम अच्छा है, परंतु उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं, तो एक बहुत पुरानी सेइंग है कि एब्सोल्यूट पावर आपको करप्ट कर देती है। तो अगर पुलिस को भी इस तरह की एब्सोल्यूट पावर दी जा रही है, अगर मिसाल के तौर पर ये ऑपरेशन रोमियो की अगर हम बात करते हैं, तो ये हर एक व्यक्ति के, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसके फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमारे संविधान के अंदर मिले हुए हैं, वो है कि आप अपनी ज़िंदगी को, जीवन को अच्छी तरह से इज्जत से बिता सकते हैं, जब तक आप किसी और के अधिकारों के अंदर आप खलल नहीं मचाएं। तो अगर इस तरीके से पुलिस की ज्यादतियां होंगी ये कहने के नाम के ऊपर कि हम अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे लगता है कि उनकी रक्षा नहीं कर रहे, आप उनकी तरह से भक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको एक मजाक का विषय बना रहे हैं और आप उनके महिलाओं के भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेके जा रहे हो कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है पुरुषों से बात करने का जितना पुरुषों को अधिकार है महिलाओं से बात करने का और उनके साथ दोस्ती रखने का, और यह हक दिया भी जाना चाहिए। 22 करोड़ को साथ में लेकर चलेंगे योगी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है और बड़ी बहस एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक बड़ा ऐलान जो किया गया है यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से। उन्होंने आज केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल से की है मुलाकात और इस बात का दावा किया है कि अगले साल 25 सितंबर के पहले उत्तर प्रदेश के हर गांव में बिजली होगी। सुनिए। भ्रष्टाचार का अगर भू भी आए और भेदभाव का जरा सा भनक भी पहुंचे है, तो कितना भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कितने भी पहुंची भी तो क्यों ना उत्तर प्रदेश, वी विल नॉट बी स्पेयर्ड। और ये मैसेज आपके नीचे ऊपर सब जगह पहुंच जाए विद्युत विभाग में। अगर एक भी व्यक्ति ने
1 रुपए की भी रिश्वत, चाय भी पी किसी की, he will फेस एक्शन, जो सबसे सीवियरेस्ट एक्शन, कानून का हर प्रावधान उनके ऊपर है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिली भगत, किसी की रिश्तेदारी में कॉन्ट्रैक्ट, पुराना कुछ भी पुराना हिसाब किताब चल रहा है, उसको मेहरबानी करके तुरंत खत्म करवाना। अगर कोई इस नई व्यवस्था में नहीं काम कर सकता है, मंडे मॉर्निंग रेजिग्नेशन देके अपने घर चले गो, कोई दिक्कत नहीं, मंडे मॉर्निंग। और ये मैसेज सब जगह तक दे दो, अगले 1 हफ्ते के अंदर जितने लोगों को नई व्यवस्था में काम करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई, एनीबडी, बड़े से बड़ा व्यक्ति, और चाहे चपरासी हो जो 100 रुपए का नोट लेके अगर कोई अपॉइंटमेंट दिलवाता हो या एंट्री दिलवाता हो, सबको ये मैसेज चल रहा है। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। वैसे बिजली का मुद्दा हमने देखा था चुनावों के दौरान भी खूब उठा था, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये कहा गया था कि रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल जो आज हमारा मुद्दा बना हुआ है कि 22 करोड़ लोगों को क्या साथ में लेकर चलेंगे योगी। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ जाती हूँ। हमारे साथ बने हुए हैं मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब। भरोसा है इस बात का कि सबका साथ सबका विकास होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस पे भरोसा इसका नहीं किस पार्टी और किस व्यक्ति पे है, भरोसा प्रजातंत्र पे है। और भारतीय प्रजातंत्र की खूबी है कि जो भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा से आए, अगर वे संविधान की शपथ के साथ आता है तो उस पर यकीन इसलिए करना है कि आप संविधान पे आस्था रखते हैं। तो इसलिए योगी जी ने जो कहा है कि साफ करके दिखाएंगे, जोश में होश नहीं खोना, सबके साथ लेना, मैं तुष्टीकरण का शब्द भी लाना उनके लिए ज़रूरी था, ताकि उनको उन लोगों को भी यकीन दिलाना जिनकी छवि के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और मैं समझता हूं कि वो वही काम करेंगे जिस चीज़ की शपथ लेके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मगर एक चीज़ जो रेखा जी ने की, मैं उसको चाहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं, मैं उनको नहीं कह रहा, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें भी पैदा होती हैं। हम प्रजातंत्र व्यवस्था के अंदर जो पार्लियामेंट है, ये असेंबली है, ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जब हम रोमियो के नाम पे पुलिस को या बूचड़खानों के नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं, नहीं तो वो नज़र भी तो रख रहे हैं। नहीं, नज़र का मसला ये है, मैं बिल्कुल क्या नज़र रखना चाहिए, लेकिन उसमें जवाबदेही जो है, जवाबदेही होनी चाहिए। यूसुफ अंसारी साहब, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ। चूंकि बार बार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि वो जो 4 करोड़ लोग हैं, यानी कि 19% मुस्लिम आबादी, उसमें भरोसा क्या पैदा कर पाएंगे अगर जो एक्शन पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा है इसी तरह से आगे काम करते हैं योगी? देखिए चित्रा, 2 अलग अलग सवाल आपने किए हैं। पिछले 2 हफ्ते में हमने काम करते हुए देखा है, अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि पिछले 2 हफ्ते में सरकार ने क्या काम किया। कैबिनेट की कोई बैठक तो हुई नहीं है, तो कोई भी फैसला सरकारी फैसला नहीं है, जो प्रशासनिक फैसला है उनको अमल करने के लिए योगी जी ने जोर दिया है, ये एक अच्छी बात है। अब बात आती है 4 करोड़ जनता की, तो सवाल ये है कि उस जनता की तरफ से कभी तो कोई शक, किसी ने तो ऐसा भी कहा नहीं है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है या उनके किसी फैसले से समाज को दिक्कत है। जहाँ तक गोश्तबंदी की बात है, जिसको एक बवाल मचा जा रहा है, तो ये तो पहले से उसके लिए तय कानून है। तो वो तो अवैध बूचड़खानों की बात कह रहा हूँ ना, जो अवैध है उस पर तो सवाल खड़े होंगे। जैसा भी अतहर दहलवी साहब ने कहा कि भाई हमें योगी हो, मोदी हो या कोई भी आदमी हो, इस देश में पीएम हो या सीएम हो, वो संविधान से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे बैठ के संविधान के खिलाफ कोई काम करता है, कानून के खिलाफ कोई काम करता है, तो तब ये संदेह पैदा होगा। ऐसा लग रहा है कर रहे हैं ऐसा? अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई काम ऐसा किया हो। हाँ, मेरा एक कहना ज़रूर है, एक बात, कि जिस तरह से अवैध गोश्त की दुकानों पर कार्रवाई हुई, ये बहुत अच्छा कदम है। और इसमें क्योंकि एक बड़ा तबका मुसलमानों का इससे जुड़ा हुआ भी, कारोबार की वजह से भी, और वो मांसाहार, इसको आप अच्छा मानते हैं। आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, और इसके अलावा वो अपने विधायकों और मंत्रियों पर लगाम लगाने की, नकेल कसने की भी कर रहे हैं पूरी कोशिश। इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या हैं, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अखिलेश आनंद का। अखिलेश। बिल्कुल चित्रा, अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूरे तंत्र को, इस सिस्टम को स्वच्छ बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मंत्री और विधायकों के काम पर भी सीएम की नजर है। इसके अलावा आपको बताएं, मंत्री और विधायकों के लिए मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए हैं ताकि सूबे में सुशासन का रास्ता तैयार हो सके और सरकार पर कोई उंगली ना उठे। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर गौर फरमाइए। मंत्री साफ छवि के लोगों को सहयोगी बनाएं, उनके साथ जो लोग रहें वो साफ छवि के हों। गाड़ी, गनर, मकान के लिए पैरवी ना करें।
यह भी साफ तौर पर कहा गया है योगी की तरफ से। जनता का काम करें, ठेकेदारी नहीं करें, उसकी मॉनिटरिंग करें, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव न करें, यह निर्देश भी दिया गया है। विधायक के परिवार वाले सरकारी काम में दखल ना दें, यह बात साफ तौर पर कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये तमाम जो बड़ी बातें निकलकर चित्रा सामने आ रही हैं, उसे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि इस सिस्टम को वो पारदर्शी बनाए, स्वच्छ बनाए। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है जब आपको प्रचंड बहुमत मिला हो। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल लेकर कंचन गुप्ता मैं आपके पास आती हूँ। विधायकों और मंत्रियों पर नकेल कसने की उनकी पूरी कोशिश कामयाब हो पाएगी नजर आता है क्या? और ये एक अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं? मैसेज अपनी जगह पर है और इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। 325 विधायक हों, कुछ विधायक तो ऐसे होंगे जरूर जो इतना बोलने के बावजूद भी वो जो मना कर रहे हैं वही काम करेंगे, लेकिन अगर जो मेजॉरिटी है वो उनके कहने पर चलें और मंत्री उनके कंट्रोल में रहें और ब्यूरोक्रेसी जो बाबूडम जिसको कहते हैं, अगर उस पर सीएम साहब का कब्जा बना रहे तब जो है काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो यूपी जैसे राज्य में इस किस्म का काम करना, कोशिश तो लेकिन अच्छी है, कोशिश है, लेकिन कोशिश से आगे बढ़कर अब दूसरा कदम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। सत्यपाल चौधरी जी भी हमारे साथ बीएसपी के नेता जुड़े हुए हैं। कम से कम जो कोशिशें कर रहे हैं उसकी तो तारीफ करिए आप लोग। नहीं, देखिए, ये जो ईवीएम की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जब से ये सरकार बनी है तब से दलितों में, पिछड़ों में, किसानों में और अक़लियत के लोगों में दहशत का माहौल है, खौफ है। अभी पिछले 2 हफ्तों में 14 जगह पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया। जेवर के पास में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कलाखुरी गांव है, उसमें बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ के। सर ये देखिए, आपकी ये बात आप जो कह रहे हैं गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस तरह के बयान देकर आपको नहीं लग रहा है कि यदि और किसी और मुल्क में उकसाने का काम नहीं, यदि और किसी मुल्क में उस देश के संविधान को लिखने वाले के साथ इस तरह की अपमानजनक घटना होती तो मैं समझता हूँ कि उसमें फांसी की सजा का प्रावधान होता। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन अभी तक, कोई उस पर कोई टिप्पणी अभी तक ईवीएम सरकार की तरफ से नहीं आई है। ईवीएम सरकार 2007 में आपको भी तो मैंडेट मिला था, उस वक्त तो आप लोगों ने ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े किए थे, है ना? अभी मध्य प्रदेश में मतलब आप हार गए, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ गए से। चलिए मैं आती हूँ। नहीं, देखिए ये बहुत जरूरी है। आप चुनाव हार गए हैं, लेकिन एक जो विरोधी पक्ष का काम होता है वो करना, पॉजिटिव मैनर में करना बहुत जरूरी है। ना करके अगर बसपा या सपा इसी बात पर जुड़े रहे कि दलित पर, अरे अगर जो दलित है उसने अगर भाजपा को वोट नहीं दिया होता, किसी भी हिसाब से भाजपा को 325 क्यों 225 सीट नहीं मिलते। तो आपको अपने आप में ये देखना पड़ेगा कि दलित ने आपका साथ क्यों छोड़ा है, दलित आपसे अलग होकर दूसरे पार्टी के साथ क्यों जा रही है। और जब तक अगर आप ये नहीं देखेंगे तब तक आप केवल वो बहन जी को लेकर ही बैठे रहेंगे, आपका जो वोट है वो कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल, एक छोटी सी टिप्पणी सर। दलित तो कहीं गया ही नहीं है, 22.5% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, आप कैसे मान सकते हैं? तो फिर आप ईवीएम पे सवाल कैसे खड़ा कर रहे हैं? ना, ईवीएम यही तो सवाल है, आपको 22% वोट भी मिले फिर भी ईवीएम में खराबी नहीं। ये तो पकड़ा गया है ना, अभी मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है, तो आज चल रहा, सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को आज ही साफ किया है कि ईवीएम में खराबी के जो बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। मैं आऊंगी साहब के पास, लेकिन उसके पहले किसानों की कर्ज माफी भी इस चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बना रहा। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया। उस पर क्या बड़ा फैसला हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या फैसला हो सकता है, किस तरह की उम्मीदें हैं, उसके बाद किसानों की कर्ज माफी को लेकर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किए अपने संकल्प पत्र में पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी अभी तक सरकार की ओर से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि सरकार भरोसा जरूर दिला रही है कि जो भी वायदे किए गए हैं वो पूरे जरूर किए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से अनुदान लेने का काम चल रहा है। आपको ये भी बता दें, यूपी सरकार ने फैसला लिया है गेहूं की खरीदारी का काम सीधे किसानों से आज से शुरू किया जा चुका है। तो कम से कम ये एक अच्छी पहल, लेकिन फिर भी किसान इस इंतजार में है कि कर्ज माफी कब होगी। देखिए, किसानों के कर्ज माफी का मामला है वो संकल्प पत्र में था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ बार बार ये चीज़ें उठाई जा रही थी कि हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है कि हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें कोई अंतर विरोध है ही नहीं। जो साथ सबका नहीं ले चल सके वह इस्लाम हो सकता है, वह क्रिश्चियनिटी हो सकता है, वह हिंदुत्व कभी नहीं हो सकता है।
जो सबको साथ ले सकते हो, जो सबको समाहित कर सके, वही हिंदुत्व है। लेकिन आप जो कहेंगे वही कैसे सच हो सकता है? हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब भी बने हुए हैं, मैं लौटूंगी। आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? नहीं, मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ और ये इनका अपना एक विचार हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मोदी जी ने वादे किए थे, योगी जी ऐलानात कर रहे हैं, आज ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन हम इसको उस नज़रिए से देखें कि भाई जैसे मोदी जी ने 3 साल में कुछ नहीं किया, योगी जी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कुछ नहीं आया। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। कैसे नहीं करते? आपने सबसे पहले मानसरोवर यात्रा पर जो है 1 लाख का अनुदान दे दिया। तो उसमें क्या दिक्कत है? आप दिक्कत हमें ये है, सुनिए बात सुनिए, आप तुष्टीकरण की राजनीति किसको कहते हैं? अगर समाजवादी सरकार मुसलमानों के लिए कुछ कर रही है तो आप कहते हैं अगर हज पे सब्सिडी मिलती है तो मानसरोवर के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत? मेरी बात सुनिए ना, आप अगर कोई सरकार मुसलमान के लिए करती है तो उसको तुष्टीकरण कहते हैं, आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं तो वो तुष्टीकरण नहीं है। ये दोहरा नजरिया क्यों है? दूसरी बात, हज पर जो सब्सिडी की बात है, हज पर सब्सिडी का मामला ना तो इनकी सरकार से है, वो तो कोर्ट से। चलिए ठीक है, उस पर मैं लौटूंगी। मतलब आपको लगता है कैलाश मानसरोवर के लिए 1 लाख रुपए जो ऐलान किए गए हैं योगी की ओर से, वो तुष्टीकरण की नीति है? इस पर मैं जवाब दूंगी। सुधांशु जी हमारे साथ बने हुए हैं कि क्या कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, क्योंकि ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल मौलाना साहब की ओर से पूछा गया था कि सरकार में आते ही, गोरखपुर पहुंचते ही सबसे पहला ऐलान कैलाश मानसरोवर के लोगों जो जाएंगे वहां पर उनके लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये करके क्या तुष्टीकरण की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा रही है बीजेपी? देखिए, उन्होंने कहा था सबके साथ न्याय, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, उसी का अनुरूप है। अब बता रहा हूं, मुझे याद है अपने बचपन में जब यूपी रोडवेज की बसेस देखते थे तो कुंभ मेला के दौरान क्या लिखा रहता था? किराया इतना और इतना मेला टैक्स, अमरनाथ यात्रा पे सेस। ये तुष्टीकरण था कि साहब एक की धार्मिक यात्रा पे टैक्स, दूसरे की धार्मिक यात्रा पे सब्सिडी। तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अब सबको हम बराबर तरीके से टैकल करेंगे और जिन लोगों को जो होगा समान रूप से सब्सिडी देंगे, तो इसमें कौन सी समस्या है? एक टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी से। देखिए, ये लफ्जों का हेरफेर है, हर कोई जानता है। अगर इनको तुष्टीकरण नहीं करना था तो एक सवाल उठा, मंत्री जैसे ही मोहसिन रजा बने, उन्होंने सबसे पहले कहा हज सब्सिडी माफ़ कर दी जाए, जबकि वो कोर्ट ने पहले ही उसका 2012 में फैसला आ गया। तो कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने की बात है ना। आपने हज सब्सिडी का नाम ले लिया क्योंकि उधर 1 लाख का अनुदान दे रहे हैं, इधर हज सब्सिडी का नाम ले लिया आपने, जो पहले से कोर्ट ने फाइनल कर दिया है कि भाई इसको खत्म करना है और 2022 तक। तो मतलब आपको दिक्कत इस बात की है कि कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान क्यों किया? अगर उनको दिया गया है तो मैं ये कहता हूँ बीजेपी सरकार से कि आप जो है एयर इंडिया को आप जो है हज के लिए ओपन टेंडर दीजिए तमाम एयरलाइंस को। चलिए, आपकी बात इन्होंने सुन ली है और उम्मीद है कि इस पर विचार भी करेगी बीजेपी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाएं किस तरह से योगी सरकार से लगा रही हैं गुहार। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिमों में 3 तलाक और बहु विवाह की प्रथा को बंद करने को लेकर योगी सरकार से मुस्लिम महिलाएं गुहार लगा रही हैं। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और केंद्र सरकार इन प्रथाओं को खत्म करने के पक्ष में है। बीजेपी ने यूपी चुनाव में वादा किया था कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं से राय लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। देखना यह है कि बीजेपी सरकार मुस्लिम महिलाओं की मसीहा साबित होगी या नहीं। पूरी कब की जाएगी? देखिए, हमारे लिए 3 तलाक का मुद्दा कोई धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे लिए विशुद्ध रूप से मानवाधिकार का मुद्दा है और महिलाओं के अधिकार का मुद्दा है। अधिकार कब मिलेगा? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का व्यू मांगा गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिख के दिया है और हमें उम्मीद है कि जो सरकार का ने अपना व्यू दिया है सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान में रखेगा। अब शमीना शफीक जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनसे टिप्पणी नहीं ली। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर महिलाएं बार बार योगी सरकार से गुहार लगा रही हैं, इसको कैसे देख रही हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम महिला ने योगी सरकार से कोई गुहार लगाई है। हाँ, मुस्लिम महिलाएं कोर्ट में जरूर गई हैं 3 तलाक के मुद्दे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमने रिपोर्ट भी दिखाई है। अगर ऐसा हुआ है तो ये मुझे लगता है ये उनका जो डर है, खास तौर से 3 तलाक एक सिटिंग में होती है जो उसको लेकर। 3 तलाक बिल्कुल इस्लामी है और उसको कोई बॉडी खत्म नहीं कर सकती, उसका जिक्र कुरान में है। 3 तलाक एक सिटिंग में जब होती है उसको खत्म करने की बात हो रही है। आप इसे सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्ट में मुद्दा है और हम लोगों को इंतजार है कि कोर्ट का जजमेंट क्या है। चलिए, आपको कोर्ट के जजमेंट का इंतजार है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो चाहते हैं कि योगी सरकार करे इसमें हस्तक्षेप। तमाम मुद्दों पर हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण विषय जो बार बार चुनावों के दौरान उठते हुए हमने देखा और सुना था, वो था नकल का मुद्दा।
उसको लेकर क्या किया जा रहा है, किस तरह से लगाम लगाने की कोशिश नकलचियों पर की है योगी सरकार ने, ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1419 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 54 परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं रद्द की गईं और 57 परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान न कराने का फैसला लिया। यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर नकल माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। हालांकि इस कड़े कदम के बाद भी कई जगह से नकल और पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। विषय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे समाजवादी सरकार पर। नकलचियों पर आप लोगों ने तो लगाम कसी नहीं, कम से कम बीजेपी कर रही है, उसकी तारीफ तो कीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो नकल की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी को जो इतना मीडिया में दिखाया जा रहा है, इतने स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं। अगर ये वाकई में नकल रुकवाना चाहते हैं, ये अपने पार्टी के नेताओं को कह दिखा तो हम समाजवादी पार्टी को भी रहे हैं। आप नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। मैं आप नहीं, आप गलत उसमें ले गए। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, उसमें गोंडा के सांसद थे वो। अगर मैं आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर शिक्षा में अगर एक तरीके से माफिया कह सकते हैं उनको, अगर ये उन्हीं से ये कहते हैं कि भाई नकल नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ आधे उत्तर प्रदेश की नकल बंद हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही कि आप लोगों ने किया था ऐसा, देखिए जब हमारे तो लोग ही नहीं थे उसमें, मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेप जरूरी थे वो हमने लिए हैं। हमने जहाँ जरूरी थी हमने रोका। चलिए कुछ लोग सवाल जय सुधा भाई याद करिए 1993 में मुलायम सिंह जी ने चुनाव के दौरान कहा था नकल करने का हम हटा देंगे, किसी को नकल करने से नहीं रोकेंगे, जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी और उसने सख्ती की थी। आज 25 साल बाद हमारी दोबारा स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है, नकल पे फिर हम सख्त हैं। नकल पर बहुत देर से मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास नहीं पाई, जल्दी को आप नकल करने के जुर्म में उसे आप क्रिमिनल बना देंगे और हम आपका साथ दे दें उसमें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नकल तो गलत चीज है ना सर। गलत रुकी कहाँ इनसे? आप देखिए लगातार करें। जो लोग करा रहे हैं, जिनने ठेका लिया हुआ है, जैसा कि यादव जी ने बताया कि गोंडा के एमपी, तो उन पे क्या कार्रवाई हुई ये बताएं। और जो छात्रों को विक्टिम बनाया जा रहा है, पर जो करा रहे हैं नकल, जिनके पास ठेके हैं, उन पे क्या एक्शन लिया जा रहा है ये बताएं। ये महत्वपूर्ण सवाल। नहीं, ये विक्टिमहुड व्यापम पर आते हैं। व्यापम दिग्विजय जी के साथ शुरू होता है, तो वो उसमें ना जाए। हाँ, देखिए ये विक्टिमहुड की जो नैरेटिव होती है कि बच्चे ने अगर चीटिंग की है, नकल की है, तो उसको ना पनिश करें, ये बेकार की बात है। जब कल्याण सिंह जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया था और वहां पर राजनाथ सिंह जी जब एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जब इस पर कार्रवाई की थी, तो तब वहां पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने रास्ते में धरना दिया था, पुलिस के साथ उन्होंने जाकर बैरिकेड्स में फाइटिंग की थी। और उसके बाद जब 93 में चुनाव आया, तो मुलायम सिंह यादव ने हर इलेक्शन रैली में कहा कि ये नकल पर जो रोक लगी हुई है, इसको हम लोग हटा देंगे, आप जाइए नकल कीजिए। और आज ये कहना कि गोंडा के एमपी अगर शिक्षा माफिया कोई भी हो, उसके ऊपर लगाम कसी जानी चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और नकलचियों को लेकर एक बड़ा फैसला भी योगी सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि आगे इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।